मजा आ स्टार्ट रहा है कीजिए खूब? मैम। जी मैम। आ तो रहा है बट डांट भी सुन रहे हूँ हम्म। सीनियर से। और डांट तो बहुत, जिस दिन तुमने डांट नहीं खाई ना, मतलब तुमने प्रैक्टिस नहीं किया, ये समझ के चलना। मजा तब है ये सब चीजों में, नहीं तो मजा नहीं आता। चलिए, ये सब तो मैंने ऑलरेडी, आप स्क्रीन पे देख सक रहे हो, मैंने ये सब तो ऑलरेडी आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे रखी है। हमने सेक्शन नंबर, हम 4 के तरफ बढ़ चुके थे, बराबर। ठीक है, यहाँ तक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, फिर मैंने एग्जाम्पल लिया था आपके सामने, फॉरेनर्स का एग्जाम्पल लिया था, अगर कि वो इंडिया से बाहर क्राइम कमिट करता है, जिसमें मैंने मुबारक अली अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1957 का केस डिस्कस किया था आपके साथ। फातिमा बीबी अहमद पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2008 का केस भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया था कल। तो शुरू करते हैं हम लोग। गुड इवनिंग जो मैम। पर्सन, गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग। आप ही का वेट हो रहा था शिवानी। मैम पर्सन, एविडेंस में नहीं मिला मुझे फॉरेनर्स वाला। क्या क्या क्या? मैम एविडेंस में नहीं मिला, कॉन्ट्रैक्ट में मिला। मिला ना? कॉन्ट्रैक्ट में ही मिला, पर मिला। 100% जो चीजें मैं बोल रही हूँ ना, यही तो मैम आपने आप कल लोगों बोला का। था ना फॉरेनर्स। यस मैम, हाँ हाँ, कॉन्ट्रैक्ट में मिला। कॉन्ट्रैक्ट में, वेरी गुड। यही तो मुझे चाहिए कि आपकी स्टडी ऐसे होनी चाहिए ना, कि मेरे सेक्शन स्टूडेंट्स को 20 कोई में। हाथ तो लगा के दिखाए, वो बताएं यस कि मैम। ये यहाँ पे पढ़ा था हमने, हमने इसकी डिस्कशन ऐसे करी है। इसलिए तो मैं सीआरपीसी और आईपीसी थोड़ा साथ में ले रही हूँ ना, कि आपका वो भी रिवीजन हो रहा है और आईपीसी भी सीखा जा रहा है आप लोगों से, है ना? यस मैम। चलिए, पर्सन आर exempted फ्रॉम द jurisdiction ऑफ क्रिमिनल कोर्ट ऑफ एवरी कंट्री। एग्जम्पशन का मतलब है छूट, एग्जेम्प्ट मतलब उस चीज को छोड़ के, ठीक है। फ्रॉम द jurisdiction का मतलब है ऑफ क्रिमिनल कोड ऑफ एवरी कंट्री के बारे में बताया जा रहा है। jurisdiction का मतलब होता है वो जज वो केस सुन सकता है या नहीं, उस क्रिमिनल कोर्ट को इजाजत है उसको सुनने के लिए, तो वो एवरी कोर्ट को एग्जम्पशन दिया गया है कि इन्हें छूट दी गई है। तो किन्हें छूट दी गई है? तो पहले तो है फॉरेन सोवरेन्स। Since foreign sovereign is the highest authority of the nation, he is not amenable to the jurisdiction of other countries. He is totally independent and represents the dignity of his country. अब ये जो फॉरेन सोविनर्स होते हैं, इन लोगों को एग्जम्पशन दी गई है। इन्हें ये कहा गया है कि ये जो देश के नामी और डिग्निटाइज लोग होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, देश को रिप्रेजेंट करते हैं, कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इन्हें क्रिमिनल कोर्ट से छूट दी गई है। ये आपके बैरक में है, ये आपके बैरक में है। उस्मा, ये आपके बैरक में है? नहीं होगा, नो मैम। नो नहीं मैम। होगा, ये सब कुछ आपके बैरक में मैम ये सारी चीजें हम नहीं कब से खोज मिलेगी। रहे थे। हाँ हम कब से खोज रहे थे। हाँ, तो हम मैम समझ नहीं, कहाँ गए पा कि मेरे आप रही पास है। तो सब नहीं लोग है। खोजते होंगे, इसीलिए हम आपको पहले से ही इनकार कर दें। ये सारी चीजें ढूंढिए मत, ये मेरी इन्वेंशन है, इसको ध्यान से पढ़िए मेरे साथ, ठीक है। डिप्लोमैट्स, यूनाइटेड नेशन प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज एक्ट 1947, जहां पर डिप्लोमैटिक रिलेशन बिना कन्वेंशन एक्ट 1972 gave a certain diplomats missions and their membership immunity from the criminal jurisdiction। यानी इन डिप्लोमैट्स को भी ये कहा गया कि ये ऐसी कंट्री के लिए काम करते हैं जहां पर इनको प्रिविलेज दी जाती है, ऊपर का दर्जा दिया जाता है, इम्यूनिटी दी जाती है कि ले भाई तू कर। तो इन लोगों को ये जुरिस्डिक्शन ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट से छूट थी, क्योंकि ये लोग भी हाई प्रेस्टीज लोग थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एलियन एनिमीज। आ जाइए एलियन एनिमीज की तरफ। ऑर्डिनरीली एलियन एनिमीज का मतलब क्या होता है? कोई मुझे बताएगा, व्हाट डू यू मीन बाय एलियन एनिमीज? मैम दुश्मन। दुश्मन कंट्री। दुश्मन कंट्री के वेरी लोग गुड, होते हैं। दुश्मन परफेक्ट। कंट्री। यस दुश्मन मैम। कंट्री, जी मैम। दुश्मन कंट्री, बिल्कुल बराबर। तो ये दुश्मन कंट्री जो है, ऑर्डिनरी क्रिमिनल कोर्ट्स हैव नो जुरिस्डिक्शन टू एक्ट्स ऑफ वॉर, जहां पर वॉर की बात आ जाए, अदर क्राइम्स की बात आ जाए, या वॉर की बात नहीं है, तो क्रिमिनल कोर्ट्स आर एम्पावर्ड टू टेक अ कॉग्निजेंस एंड पनिश। जहां पर अगर ऐसे है
तो वो लोग उस चीजों के ऊपर कॉग्निजेंस भी लेते हैं, पनिश भी करते हैं। तो ये चीज आपको समझने की, ऑर्डिनरी क्रिमिनल कोड को इस चीज की जुरिस्डिक्शन नहीं है वॉर को लेकर, लेकिन एलियन एनिमीज जहां पे आ जाते हैं, जबकि अदर क्राइम्स हो गए, अदर क्राइम्स हो गए कुछ एलियन एनिमीज के दौरान, तो वो अगर वॉर नहीं है तो क्रिमिनल कोर्ट को जस्टिफाइडली क्या करना है, कॉग्निजेंस लेना है और उन लोगों को सजा देनी है, पनिश करना है। समझे? क्लियर हुआ ये बात? आगे बढ़ते हैं। Yes, ma'am. फॉरेन आर्मी Yes, ma'am. वॉरशिप, वॉरशिप ऑफ अ स्टेट enjoy immunity of criminal liability on the territory of another country on the ground that the property of a sovereign which includes a warship also is not a subject to the legal process of another country। समझ के ले लो, मैंने आपको बता देती हूँ। वॉरशिप ऑफ अ स्टेट, स्टेट की बात की जा रही है, एंजॉय करती है इम्यूनिटी, उसे दान दिया जाता है फ्रॉम क्रिमिनल लाइबिलिटी ऑन द टेरिटरी ऑफ अनदर कंट्री। टेरिटरी यानी दूसरी कंट्री में अगर ऐसी कोई बात होती है तो वो एक सब्जेक्ट नहीं होता लीगल प्रोसेस का ऑफ अनदर कंट्री। अब अनदर कंट्री की बात अनदर कंट्री जाने, तो इन लोगों को क्रिमिनल लाइबिलिटी से एग्जम्पशन दिया जाता है। नाउ प्रेसिडेंट ऑफ गवर्नर्स, आर्टिकल 361 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रेसिडेंट आर एग्जम्पशन। अभी इन लोगों को भी एग्जम्पशन है। क्या आप प्रेसिडेंट को क्रिमिनल कोर्ट में लेके आके ये बोल सकते हैं तूने क्या किया रे? क्या आप गवर्नर को ये खड़ा करके बोल सकते हैं चल कटहरे में खड़े हो, हम तेरे से पूछेंगे तूने क्या किया रे? नो। तो दे आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट्स। आई बात समझ में? Yes, ma'am. कोई डिफिकल्टी? मैम वो क्लोज ये इन कैमरा जो प्रोसीडिंग होती है तो फिर वो किसकी होती है फिर? इन कैमरा प्रोसीडिंग्स उनकी होती है जहां पर गवर्नर को बुला के इन कैमरा प्रोसीडिंग्स करेंगे क्या? प्रेसिडेंट को बुला के इन कैमरा प्रोसीडिंग्स करेंगे क्या? अगर तो गिनती है तो क्यों नहीं करेंगे? तो वैसा क्राइम होना चाहिए ना। लेकिन जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट में प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट को आर्टिकल 361 क्या बोलता है बेटा? उनको एग्जम्पशन है ना, उनको एग्जम्पशन है। हाँ, आपको पता है अभी इस चीज के ऊपर ये लोग वीसी लेके आए हैं। यू नो व्हाट इज वीसी? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब क्या किया जाता है, ये लोग क्या ट्राई करते हैं, वीसी ट्राई करते हैं। समझो एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ कोई पंगा चल रहा है, कोई मैटर चल रहा है, तो ये लोग क्या करते हैं, अब वीसी ट्राई करते हैं। वो लोग बोलते हैं ठीक है नहीं आ सकते हो ना, मत आओ, हम वीसी लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके जो वीसी से हो सकता है तो क्यों नहीं? तो ये चीजें ऐसे ऐसे आगे आप चलोगे तो बदलाव देखोगे। ठीक है, आते हैं सेक्शन नंबर 5 पे। Certain laws are not affected to be by this act shall affect the provision of act punishing immunity and desertion of officers, soldiers, sailors, airmen in the service of the government। अभी यहाँ पर ना मेन मुद्दा जो है ना वो है स्पेशल लॉ और लोकल लॉ को लेकर। पहले तो मैं आपको बता दूं टाइप्स ऑफ लॉ, कितने टाइप्स ऑफ लॉ होते हैं। ठीक है, एक होता है स्पेशल लॉ, एक होता है लोकल लॉ, ये तो हम जानते हैं। पर सब्सटेंसिव लॉ और प्रोसीजर लॉ कौन से होते हैं? सब्सटेंसिव लॉ आईपीसी और प्रोसीजर लॉ कौन से होते हैं? आईपीसी हो गया, सब्सटेंटिव एविडेंस हो गया, सब्सटेंटिव और प्रोसीजर हमारा सीपीसी, सीआरपीसी। सीपीसी सब्सटेंटिव भी है, प्रोसीजरल भी है। सेक्शन वाला पार्ट सब्सटेंटिव है और ऑर्डर वाला पार्ट प्रोसीजरल है। वेरी गुड। और कोई बताएगा मुझे? मैम जो बताइए सही है। हाँ वो तो सही होगी क्योंकि मैंने ही उसको पढ़ाया, ये बात तो 100% वो सही बोलेगी, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब लॉ को क्लासिफिकेशन करेंगे। चलो, ये तो उस्मान ने बता दिया। थोड़ा सा लॉ को हम लोग क्लासिफाई करेंगे कि जनरल लॉ क्या होता है। क्या बोल रहे हो? लोकल लॉ को ही कस्टमरी लॉ कहते हैं। कस्टमरी कस्टम से जो आता है। इसकी आवाज आ रही है उस्मा आपको? मेरे को बहुत कम आ रही है। मैम बहुत कम आ रही है। मैम वॉइस ब्रेक हो रहा है ना, उसका वॉइस ब्रेक हो रहा है, मेरे को तो सुना ही नहीं दे रहा है वो बोल क्या रहा है।
मैम बोल रहा है कस्टमरी लॉ जो होते हैं वो लोकल लॉज होते हैं। बस इतना ही मालूम है, कस्टमरी जो होते हैं वो लोकल होते हैं, बस हम बुकिश लैंग्वेज सीख के ही आ जाते नहीं, हैं। जो बुक बोलते हैं हम लकीर से फकीर होते हैं हम लोग, स्टेट उतना ही सीख के जो आएंगे जितना मालूम है। पर्टिकुलर इसका क्या कहते हैं, मैम दोनों कंटेंट सेम ही लिस्ट होते हैं ना, के ये पूछ रहे अपने हैं। पर्सनल लॉज बनाती है, जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गया या किसी ऐसे लोकल मैटर से रिलेटेड हो गया, जैसे साफ सफाई से रिलेटेड हो गया, जो लोकली अपने अपने स्टेट के लिए बनाती है उसको लोकल लॉ कहते हैं। चलो हम एग्जाम्पल के तौर लेते हैं कि जनरल लॉ क्या होता है, पहले मुझे ये बताओ। जनरल लॉ इज फॉर ऑल ऑफ अस। ऑल पर्सन्स आर इक्वल लाइबल फॉर पनिशमेंट। ये ठीक है, जनरल लॉ है, ये हम सब पे लगता है। परफेक्ट बात है, ये जो सब पे लगता है इसको अपन जनरल लॉ कहेंगे। ठीक है, एनीबडी इन अ पर्सन, अगर वो चोरी करता है, स्टोल करता है कोई चीज, मैन होने दीजिए वुमेन होने दीजिए, तो ऑल पर्सन्स आर इक्वल, है ना। ऑल पर्सन्स आर इक्वली लायबल फॉर पनिशमेंट, इतना तो अपने को मालूम है। अब स्पेशल लॉ क्या होता है, कोई भी सब्जेक्ट के ऊपर, जैसे अभी ST SC हो गया, आपको पता है ना, SC ST हो गया, NDPS एक्ट हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट हो गया, पॉस्को बोलो या चाइल्ड मैरिज पॉक्सो एक्ट हो बोलो, गया। आप जो भी उसका प्रोनाउंसिएशन करते हो। यस मैम। लोकल लॉ में जैसे आप लोगों का राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट हो गया, हमारे इधर महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट हो गया, महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू हो गया, छत्तीसगढ़ का हो गया, इनके अलग अलग लोकल लॉज होते हैं। अब वो पर्सनल लॉ में क्या आता है, फैमिली लॉ आ जाता है, हिंदू लॉ आ जाता है, तो ये सब मिला के बनते हैं हमारे लॉज। जनरल लॉ देखा, स्पेशल लॉ देखा, लोकल लॉ देखा, पर्सनल लॉ देखा। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है तो क्या आप लिख पाओगे कि टाइप्स ऑफ लॉ अगर आ जाता है तो लिख पाओगे कि नहीं, यस मैम। क्लासिफिकेशन यस ऑफ लॉ। एग्जम्पशन बताओ, इसका कुछ है क्या, मैम लॉ होता एग्जम्पशन है क्या है? क्या है? लॉ होता क्या है? लॉ होता क्या है, क्या पढ़ रहे हो मेरे पास फिर? CPC में तो ये प्रश्न नहीं पूछा तुमने, लॉ होता क्या है मैडम? हाँ बताओ बताओ, तुम ही बताओ लॉ क्या होता है। जो बहुत होशियार होता है ना वो पूछता है लॉ होता क्या है। चलो बताओ विक्की। मैम ये क्वेश्चन आज हमें सबसे तो पूछा नहीं गया आता था। शायद। हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो? मैम लॉ ये होता है जो रूल्स एंड रेगुलेशन सभी पे चले आते हैं, उसी को लॉ कहते हैं। हाँ, तो तुम वो रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करते हो क्या? नो मैम, नहीं करते हैं। तो फिर बस स्टोरी एंड हियर। अब चैप्टर नंबर 2, जनरल एक्सप्लेनेशन, या आप इसे सेक्शन 6 से लेके 52A तक हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 6 IPC जो डेफिनेशन आपको बताएगा, एक्सेप्शन आपको बताएगा। फिर सेक्शन नंबर अगर 7 देखते हो आप लोग, तो पहले आपको एग्जम्पशन आ गया, तो एक्सप्लेन करो क्यों भाई, एक्सप्लेनेशन बताओ क्यों, क्या जेंडर है आपका, एक्सप्लेनेशन पूछ रहे हो, नंबर है, क्या हो, मैन हो कि वुमेन हो, पर्सन हो क्या पब्लिक हो, कौन हो भाई, क्वीन हो या सर्वेंट हो। समझ रहे हो कि इसको कैसे पढ़ा जाता है। अगर 6 to 52A अगर हमको याद करना है सेक्शंस, तो आप कैसे याद करोगे? पहले तो मुझे ये बताओ, मैं आपको सेक्शंस की तरफ तो आराम से ले जाऊंगी, डोंट वरी। एक एक सेक्शन को हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे, एक एक लाइन को पढ़ेंगे, एक एक लाइन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जनरल एक्सेप्शंस है भैया, ऐसे ही नहीं आते। बताओ सेक्शंस को कैसे याद करोगे? मैम रट्टा मार के। वेरी गुड, बेशरम, रट्टा मार के करेंगे हम लोग, वेरी बैड ऑप्शन। चलिए मैम किए थे बट आगे। हुआ नहीं। नहीं विक्की, क्यों करेंगे रट्टा मार के? आपको मैंने CPC रट्टा मरवाया? नहीं मैम। आप आज कोर्ट में खड़े रह के मुझे ये बताते हो कि मैम ये ऑर्डर का यहाँ पे ये वाला आर्ग्यूमेंट इस तरह से चल रहा था, हमें समझ आ गया, मैंने रट्टा मरवाया था क्या आपको? नहीं मैम। फिर आप मेरे स्टूडेंट हो के अगर ऐसा बोलोगे तो दूसरे क्या सोचेंगे?
कैसे पढ़ोगी उसका? मैम जैसे रिवीजन करते जो होता है वो वाला। वेरी मैम गुड, कोर कॉन्सेप्ट समझेंगे पहले, जो कॉन्सेप्ट होता है वो वेरी गुड, समझेंगे, हो जाएगा। यस, वेरी वेरी गुड। कॉन्सेप्ट अगर समझेंगे तो 100% समझ में आएगा कि हम लोग कैसे ब्लैकलिस्ट होंगे इन सब चीजों में। बस वो कोड की भाषा पढ़नी नहीं है, पर समझनी है चीजों को। चलिए सेक्शन नंबर 6 पे आते हैं। डेफिनेशन इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन। अब थ्रू आउट दिस कोड, पूरा कोड पढ़ने के बारे में हमने डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस कहाँ देखा? क्या एवरी पैनल प्रोविजन, जहां पर इलस्ट्रेशन से डेफिनेशन और पैनल प्रोविजन शैल बी अंडरस्टूड, समझने की बात है। एक्सेप्शंस क्या है, जनरल एक्सेप्शंस क्या है, उन एक्सेप्शंस को हम रिपीट ना करते हुए हम डेफिनेशन को समझेंगे, हम पैनल प्रोविजन को समझेंगे, हम इलस्ट्रेशन के थ्रू समझेंगे, हम रट्टा नहीं मारेंगे। ये है सेक्शन नंबर 6 आईपीसी, जो डेफिनेशन के बारे में आपको थ्रू आउट बताएगा। आया थोड़ा बहुत समझ में? चलिए इलस्ट्रेशन की तरफ चलते हैं। कोई इलस्ट्रेशन पढ़ेगा मेरे लिए? जी मैम, पढ़ देंगे। इलस्ट्रेशन पढ़ो, देखो पढ़ो। The section in this code which contain definition of offenses do not express that a child under 7 years of age can't commit such offenses, but the definition are to be understood subject to the general exception which provides that nothing shall be an offense which is done by a child under 7 years of age. कहने का मतलब क्या है? 7 साल के जो कम का बच्चा अगर ऑफेंस करता है, देखो 7 साल के बच्चे को समझ भी होती है, 7 साल के बच्चे को समझ नहीं भी होती है। अगर आजकल के बच्चे बहुत होशियार हो गए हैं, 5-6 साल होते ही मोबाइल हाथ में उठा लिया जाता है, उन्हें पता है। तो यहाँ पे जो चीजें आपको समझा रही हूं मैं, कि जो 7 साल के कम वाला बच्चा अगर ऑफेंस करता है तो उसको जनरल एक्सेप्शंस में डाला जाता है, क्योंकि उसको क्या पता ना क्या हो रहा है, क्या पता। आज एक बात है, बड़ी बड़ी बातें हम करते हैं, 7 साल के बच्चे को समझता है क्या बड़ी बड़ी बातें क्या होती है? नहीं No, पता ma'am. है। तो उन्हें जनरल एक्सेप्शंस में इलस्ट्रेशन ए मैंने इसीलिए पढ़ाया क्योंकि ये डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जाता है। मैं आगे आपको प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस भी पढ़ाऊंगी, डोंट वरी। ये भी सिखाऊंगी कि ये अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाता है तो आपको इस प्रॉब्लम बेस्ड, जैसे ए ने अगर ऐसा किया और वो 7 साल का था, अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है इस इलस्ट्रेशन के ऊपर, तो हमें इलस्ट्रेशन को भी सॉल्व करने आना चाहिए आईपीसी के अंदर। ये हमारा मेन एजेंडा है इधर, खाली रट्टा मार नहीं। विकी अच्छा मैम, समझ रहे यहाँ हो ना? पे मैम, हाँ, यहाँ पे हम किसी बच्चे को प्रोवोक करते हैं कि मार हम्म। दो, हम तुमको टॉफी देंगे या कोई चीज देंगे, तो मार देता है तो बच्चे को पर अगर वो ये लगेगा। बच्चे को उस चीज का ज्ञान है कि मारने से कुछ होने वाला है तो नहीं, उसको मारने से सजा कुछ है, फर्क वरना नहीं वो होगा, ऑफेंस टॉफी नहीं है। मिलेगा। हाँ, मारने से हमको हम उसको बोलेंगे से कि हाँ तुम उसको मारोगे तो हम तुमको टॉफी देंगे, हम्म, तो बच्चा मार देता है। तो बच्चा को तो हम्म, पता है टॉफी खाना है हमको, बच्चा को क्या पता हाँ। है कि वो मर जाएगा, तो बच्चा को बोला कि ये होगा। उस्मा इसको समझाओ यार। बच्चा बोल नहीं सकता ये टॉफी किसने दिया और क्यों दिया, तब तो फंसोगे। बच्चा कैसे, बच्चा को ये याद थोड़ी होगा से कि हाँ इसलिए हमको टॉफी मिला था। तो तुम उसी बच्चे को पकड़ रहे थे क्या कि जो जिसको याद ना रहे कि उसको टॉफी मिला था? चुप करो, कुछ भी बोलते हो, कोई भी तरह का रीजन और क्वेश्चन पूछना है, कीप क्वाइट। चलिए बी वाला पढ़ो इलस्ट्रेशन, विकी। 2 मिनट मैम। A police officer without warrant apprehends Z, who has committed murder. Here, A is not guilty of the offense
of wrongful confinement, for he was bound by law to apprehend Z, and therefore the case fall within the general exception which provides that nothing is an offense which is done by a person who is bound by law to do it. अब इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब क्या मैम है जेड बताओ। जो है वो हॉबीज कैंपस लगाएगा पहले तो। ये आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। उसमें आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। मैम जेड जो है, जेड को पकड़ लिया, सॉरी जो है जेड को पकड़ लिया पुलिस ऑफिसर ने, तो जेड पहले तो उसके पास ये ऑप्शन मैम है कि इनकी वो आवाज ब्रेक हो हॉबीज रही कॉर्पस है। लगाए। ठीक आपकी वॉइस है, नहीं आ रही है, उसमें आप फिर म्यूट वो करो। चलो, निकलेगा और फिर आपकी अगर कोई वॉइस केस नहीं आ करता रही है। है तो आपकी पुलिस आवाज कट रही है। ऑफिसर। चलो, और कौन बताएगा मुझे? और कौन बताएगा इस इलस्ट्रेशन का मतलब क्या है? बहुत सिंपल है, मैं 1 मिनट में बोलूंगी, लेकिन आप मुझे बताओ इलस्ट्रेशन को पढ़ने के बाद में अवनीक आपको क्या समझ में आ रहा है? अवीक बताएगा, अवीक। मैम कंचन से पूछिए, कंचन से। नहीं, अवीक बताएगा, फिर कंचन। सबसे पूछूंगी एक एक से। इलस्ट्रेशन ऐसे पढ़ो कि हमेशा के लिए याद रह जाए। मैम यहाँ पर बोल रहा है ए अ पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट apprehend Z who has committed murder. Here A is not guilty of the offense of wrongful confinement for he was bound by the law. यहाँ पर मैम जो वर्ड है बाउंड बाय द लॉ, ए इस पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट जेड को अरेस्ट करता है कि उसने मर्डर किया, इसके लिए जेड को अरेस्ट करता है, तो वो बाउंड हाँ। बाय लॉ है। तो इसके लिए ए को कोई नहीं मतलब नहीं नहीं, आप अभी तक मतलब नहीं समझे हैं। नहीं नहीं, और कोई? एनीबडी एल्स? ऋषभ बताएगा। ऋषभ बोलो। मैम आप ही बता दीजिए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ए एक पुलिस ऑफिसर है, बिना वारंट के ये समझता है कि जेड जो है, समझो ऋषभ जो है, उसने मर्डर किया है। अब ए को इस बात का बिल्कुल भी गिल्ट नहीं है कि उसने ऋषभ को जेल में डाला। उसने क्या समझा कि ऋषभ ने मर्डर किया है, ठीक है। तो ऐसे जब उसको एप्रीहेंशन हुआ कि इसने मर्डर किया है, तो उसको जनरल एक्सेप्शन में मिलेगा, क्योंकि वो कानून में ये था ना कि उसका ड्यूटी क्या था एज अ पुलिस ऑफिसर, लॉ को क्या करना है, मर्डर होने रोकना है। तो जब उसे ऐसे लग रहा है कि भाई ऋषभ ने किया है, तो उसने वो समझ के, ऋषभ ने मर्डर किया ये समझ के उसको अरेस्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि वो बाउंड बाय लॉ था, बिना किसी वारंट के, क्योंकि लॉ ने उसको बचा लिया। अगर ऐसे ही कोई कॉमन पर्सन, ठीक है, एक कॉमन पर्सन किसी को पकड़ ले, तो क्या हो जाएगा? किडनैपिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगा? उसको एग्जम्पशन मिलेगा बाउंड बाय लॉ का, कि लॉ के तहत उसने ये सारी चीजें करी? नहीं मिलेगा। समझा? यस मैम। यस मैम। तो यस। यहाँ पे मैं एक कमेंट डिस्कस किया मैंने कि सेक्शन नंबर 6 एक कन्वीनियंट फॉर्मूला है to avoid reproduction of lengthy exceptions in the description of the offenses। यानी कि सेक्शन 6 को इसीलिए लाया गया क्योंकि जैसे जो लेंथी फॉर्मूलास होते हैं एक्सेप्शंस के, उसको कम करने के लिए ये सारी चीजें लाई गई। क्योंकि देखो, पुलिस वाला तो ऐसा है ना कि किसी को गोली चला दिया, एनकाउंटर कर दिया, तो वो तो बोलेगा ना कि मैंने एनकाउंटर इसलिए किया क्योंकि मैं बाउंड बाय लॉ हूं, मेरे को तो एग्जम्पशन है ना। पुलिस वाला गोली नहीं चलाएगा तो तू गोली चलाएगा क्या? नहीं चलाएगा। तो इसलिए मैंने एक केस लॉ डिस्कस की है यहाँ पे, कुजारीजाम सोमाज सिंह वर्सेस स्टेट 1997 की केस लॉ है, जिसमें ये प्रोविजन नंबर 6 जो है, इसको रीड किया जाता है सेक्शन नंबर 105 एविडेंस एक्ट। पहले आप बताएं सेक्शन नंबर 105 एविडेंस एक्ट क्या बोलता है?
मैं बता दूं? बता दूं कि आप लोग बताते हो? ये तो मुझे लगता है कि 105 है ना, उस्मा को तो टिप ऑफ द टंग होना चाहिए। मैम हाँ याद उस्मा, नहीं है। प्ली ऑफ इंसैनिटी, प्ली ऑफ सेल्फ डिफेंस, क्या पढ़ा नहीं था क्या? Yes, जो 105 पूरा जनरल एक्सेप्शंस की बात करता है आईपीसी के, बर्डन ऑफ प्रूविंग द केस ऑफ अक्यूज कम्स विद इन ये क्या एक्सेप्शंस। कहते हैं जो 89 सेक्शन 80 सेक्शन यस मैम 182 के साथ पढ़ रहे हैं आईपीसी के। 105, 82 आईपीसी साथ में पढ़ा जाता है। वेरी वेरी यस गुड। मैम। चलो चलो आगे बढ़ेंगे। उस्मा अब अपना ना ये करवा लो थोड़ा सा सही, है ना? नेटवर्क इशू बहुत है यस आपके यहाँ। यस मैम। चलिए, सेक्शन नंबर 7 आईपीसी बोलता है सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन is used in every part of this code in conformity with the explanation. अभी सेंस ऑफ एक्सप्रेशन, अब जो चीजें आप एक्सप्रेशन के थ्रू समझ सकते हैं। आपको कितने सारे सेंसेस के बारे में पता है? कितने सेंसेस के बारे में पता है? सेंस ऑफ वेरी गुड, वेरी गुड। वो कौन से हैं? इसमें ये कहा गया है एक बारी जो एक बारी बात कह दी गई वो बार बार नहीं कही जाएगी, बस इसमें ये हाँ, कहा गया है। जो एक बार बोल दिया वो वापस नहीं कहा जाएगा, वो दैट्स अ सेंस ऑफ एक्सप्रेशन जो कि एक्सप्लेन किया जाता है इस कोर्ट में। हर कहीं जगह पर आप इस एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। आते हैं सेक्शन नंबर 8 जो कि जेंडर की बात करता है। अब ही और शी जो जेंडर है, आपको पता है ना कि 354 आईपीसी क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 8 को हम लोग 354 के साथ पढ़ते हैं। मॉडेस्टी सुना है क्या? गैंग रेप कैन बी डन विथ इवन अ वुमन, राइट और नॉट? यहाँ यस पर सिर्फ जेंडर मैम। प्रोनाउन ही यहाँ पे यस मैम। बोला गया है। वो डेरिवेट यस करता है मैम। वेदर मेल और फीमेल। आ रहा है बात समझ में या नहीं? यस मैम। यस मैम। पक्का? यस मैम। यस मैम। चलिए, सेक्शन नंबर 9 कहता है नंबर unless contrary appears the context word importing a singular number include a plural number, the words importing the plural number include a singular number। अभी यहाँ पे ना आपको मैं बता दूं कि ये सिंगुलर प्लूरल की जो बात यहाँ पे बोली गई है, यहाँ पे आपको ये समझना है कि कितने लोग, कितने आदमी थे। मैं इसको कहती हूँ कितने आदमी थे। सिंगुलर प्लूरल जो कि हाउ मेनी नंबर या हाउ मेनी पीपल बोलता है, तो इसको हम लोग सेक्शन नंबर 34 ऑफ कॉमन इंटेंशन, सेक्शन नंबर 34 आईपीसी कॉमन इंटेंशन की बात करता है। और इसको सेक्शन नंबर 149 जहां पर प्लूरल की बात की गई है, टू पीपल आर नॉट चार्ज फॉर सेम ऑफेंस, दो लोगों को सेम ऑफेंस के लिए नहीं चार्ज किया जाता, उसे हम सेक्शन नंबर 9 के साथ पढ़ते हैं। तो सेक्शन नंबर 9 के साथ आप ये समझ के चलो कितने आदमी थे यस सरकार, मैम। जो कि आपको सिंगुलर प्लूरल की बात बताता है। जिसमें सेक्शन नंबर 34 आता है कॉमन इंटेंशन की बात करता है। फिर आप सेक्शन नंबर 149 डबल इसके साथ में पढ़ते हो वर्डिंग जो आता है। प्लूरल की बात करता है। आयो समझ में? यस अवीक आपको आया? ऋषभ, यस ऋषभ मैम। ऋषभ आप बताओ मुझे पक्का। यस मैम। यस पक्का आपने नोट डाउन किया यस जो मैम। मैंने आपको सेक्शन 10 में बताया, सेक्शन 9 में जो आपको मैंने बताया? 9 सेक्शन। यस मैम। इसमें क्या मतलब कि नोट डाउन नंबर का किया? बात करता है। सिंगुलर और प्लूरल नंबर की बात फुलर करता है। बात करता है। यस। यस। हाँ, तो उसमें आप कौन सा सेक्शन पढ़ते हो सेक्शन नंबर 9 के साथ? ये बताओ बताओ, मैंने अभी आपको बताया।
सेक्शन नंबर 34 पढ़ते हैं, जो कॉमन इंटेंशन की बात करता है ना? जी मैम। और दूसरा कौन सा पढ़ते हो? दूसरा कौन सा पढ़ते हो? मैम 148 या 49 देखो 2 मिनट कौन सा है? 149 जी जो मैम। प्लूरल की बात करता है। 149। 149 जो प्लूरल की बात करता है, दो लोगों को चार्ज नहीं किया जा सकता सेम ऑफेंस के लिए। टू एवरी पीपल मेंबर आर नॉट चार्ज फॉर ऑफेंस। गिल्टी ऑफ ऑफेंस। यस यस। चलिए ऋषभ, सेक्शन नंबर 10 आप ध्यान Yes, से देखिए, अब मैं क्या बोल रही हूँ, ध्यान दीजिए प्लीज। सेक्शन नंबर 10 मैन वुमेन की बात करता है, ठीक है? अब यहाँ पर अगर मैं कहूं कि मेन और वुमेन मतलब मेल फीमेल, है ना, वो किसी भी एज के हो yes, सकते हैं। सिंपल बात है। मैन वुमेन है तो वो कौन होंगे? मेल भी हो सकती है, हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, तो वो किसी भी एज के हो सकते हैं। कौन से भी एज के हो सकते हैं, 50 होने दीजिए, 60 होने दीजिए। यहाँ पर आपको वुमेन देख ली, मैन वुमेन आपने देख लिया यहाँ पर, ठीक है? नंबर से आपको गिनती समझ में आएगी कितने आदमी थे, मैन वुमेन। आते हैं सेक्शन नंबर 11 पे, जो पर्सन के बारे में बताता है। तो मैं तो आपको पर्सन के बारे में कंपनी होने दीजिए, फिर आप कॉरपोरेशन होने दीजिए, ये सब चीजों को तो मैं बोल बोल के हमेशा बताती रही कि लिविंग हो सकती है, आर्टिफिशियल हो सकता है, कॉरपोरेशन हो सकता है, कंपनी हो सकता है। जो सेक्शन नंबर 11 कहता है कि जो पर्सन होते हैं वो टाइप्स ऑफ पर्सन होते हैं, लिविंग, आर्टिफिशियल। ठीक है, दो टाइप देख लिया आपने, कौन से? लिविंग और आर्टिफिशियल। लिविंग जीता जागता इंसान, आर्टिफिशियल कंपनी, जहां पर है तो कंपनी पर अंदर कौन काम